जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम सुरुचि मिश्रा है और स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। हमने मौलिक अधिकार के बारे में जाना कि मौलिक अधिकार क्या है और हमने मौलिक अधिकार के प्रकार के बारे में भी जाना। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हम 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों को पढ़ चुके हैं। एक संपत्ति के अधिकार, संपत्ति का अधिकार था जिसको ख़त्म कर दिया गया। तो अब कितना मौलिक अधिकार? 6 है। 6 मौलिक अधिकार में से 5 मौलिक अधिकार को हमने पढ़ा। अब देखिए, ये जो छठा मौलिक अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो ये छठा मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है और कहा जाता है यही एक ऐसा हमारा मौलिक अधिकार है, ये ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत हम लोग को क्या मिलता है? सुरक्षा मिलता है। कैसा सुरक्षा मिलता है? तो मौलिक अधिकारों को अगर कोई हनन करता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमें कौन सी प्रिफरेंस देती है? हमको ये अधिकार देता है अनुच्छेद 32। तो आज हम अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 32 के बारे में आज हम जानेंगे। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया? भारतीय संविधान का आत्मा। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को। देखिए, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया? तो अनुच्छेद 19 को। कहे थे ना हम कि रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 19 को। और आत्मा कहा गया है 32 को। देखिए, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार। इसमें हमारा जो संविधान है वो हमें 5 प्रकार का रिट देता है। ये अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट के बारे में बताया गया है। देखिए, ये अनुच्छेद 32 ऐसा अनुच्छेद है, अगर आपका मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है या आपका मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाता है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? उच्च न्यायालय और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? आप अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये जो आत्मा कहा गया इसीलिए क्योंकि हमें तो दे दिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमें दे दिया गया है, लेकिन हमको उसका सुरक्षा के लिए कुछ तो चाहिए। हमको मौलिक अधिकार दे दिया, अब जब चाहे जब कोई मेरा मौलिक अधिकार को छीन ले, जब चाहे जब मेरा मौलिक अधिकार को कोई ठेस पहुंचाए, हमको नुकसान पहुंचाए, तो इस तरह से कोई चाहिए जो हमें सुरक्षा दे सके। तो अनुच्छेद ये जो 32 है वही कार्य करती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम अपील लेकर जा सकते हैं। किसके खिलाफ? तो अपने मौलिक अधिकार के हनन के खिलाफ। तो देखिए, ये मौलिक अधिकार जो 32 है, मौलिक अधिकार आपका संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 है, वो हमें 5 प्रकार का रिट देता है। कितना? 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो रिट कौन जारी करता है? अनुच्छेद 32। रिट कौन जारी करता है? अनुच्छेद 32। क्वेश्चन पूछेगा अनुच्छेद 32 क्या है? तो पहले तो अनुच्छेद 32 संविधान का आत्मा है। दूसरा, अनुच्छेद 32 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तीसरा, अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि अगर आपका मौलिक अधिकार को कोई हनन करता है तो आप उसका शिकायत अपने नज़दीकी हाई कोर्ट या उससे भी ना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बारे में बताया गया। देखिए, रिट कितना प्रकार के? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेरण, ये 5 प्रकार का रिट है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या कहा गया? हॉबियस कर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया है सशरीर प्रस्तुत। सशरीर के मतलब तो आप समझ गए होंगे, शरीर के साथ आपको क्या करना है? न्यायालय में प्रस्तुत करना है। यानी कि आप अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते, क्या करते हैं? गिरफ्तार करते हैं। कोई भी मुजरिम को या कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। पहले मुजरिम कैसे कह देंगे? जब तक उसको कोर्ट आपको गुनाह का साबित ना हो जाए और कोर्ट उसको सजा ना दे दिया, जब तक हम उसको क्या नहीं कर सकते? तो उसको दोषी नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो गुनाह करता है या न्याय भी करता है और उस पर पुलिस उसको उठा कर ले जाती है, तो आपका ये आर्टिकल 32 कहता है कि आप उसको सशरीर, मतलब वो अपने उसका शरीर के साथ बढ़िया से, इन्हें कि उसका मेडिकल जांच होता है कि इन्हें कि मार उड़ के आप हड्डी उड्डी चूर दिए उसके बाद आप न्यायालय में ले गए, तो नहीं, आप उस व्यक्ति को, उस दोषी को, जो व्यक्ति कुछ गलत काम किया है या नए भी कुछ गलत काम किया और उसको आप अरेस्ट किए हैं, तो आप उसको सशरीर कहाँ ले जाइएगा? तो न्यायालय में ले जाइएगा। आपको कौन कहता है? तो बंदी प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षीकरण। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में समझ में नहीं आ रहा है जब बंदिये से, कि जो व्यक्ति बंदी बनाए हैं, जिसको आप बंदी बनाए हैं, उसको सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। ये कौन बोलता है? अनुच्छेद 32 के पहला रीट में बोलता है। देखिए हर एक व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से भारत में घूम रहा है, जी रहा है, पढ़ रहा है, खा पी के मस्त है, तो ये अनुच्छेद 32 में जो पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसी के वजह से सोचिए अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसी पे लगा दिया जाता है, जैसे कि कोई किसी को बंदी बनाए, कोई भी पुलिस है वो बंदी बनाकर अपना थाना में ले जाता है और कोर्ट में 24 घंटे के अंदर वो क्या करता है, उसको पेश नहीं करता है, पेश नहीं किया 24 घंटे के अंदर, तो उसका जो जिसको वो गिरफ्तार किया है, उसका जो परिवार है वो उस पर ये हॉबियस कर्पस का लाद देगा कि मेरा जो व्यक्ति है जिसको ये गिरफ्तार किया है उसको ये न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। तब वो जो यहाँ के जज रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज, ये तो कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो अपील करेगा नहीं, ये तो दोनों बोलता है कि डायरेक्ट तुम चल जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना, डायरेक्ट तुम चल जाओ हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, अगर तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो हमने जैसे कि पढ़ा कि हमको आप सशरीर क्या कर सकते हैं, क्या करिएगा, तो न्यायालय में प्रस्तुत कीजिएगा, ये आपका कार्य है। अगर आप अपना कार्य नहीं करते हैं तो आप पर क्या लगता है? हॉबियस कर्पस लगता है। तो देखिए हम बता रहे थे कि कोई अगर बंदी बनाता है, कोई भी पुलिस वाला कोई भी व्यक्ति को बंदी बनाता है और बंदी बनाकर कहाँ ले जाता है? पुलिस स्टेशन ले जाता है, थाना ले जाता है, और वो अगर 24 घंटे के अंदर इसको सशरीर कहाँ? तो न्यायालय में जज के सामने पेश नहीं करता है, तो अगर पेश नहीं किया, पेश तो नहीं किया, और उसका जो रिलेटिव है वो की कर दिया, उस पुलिस वाला पर केस कर दिया कि देखिए सर, हमको हमारा जो रिलेटिव है, हमारा पापा के या चाचा के या मौसा के पकड़ा था, लेकिन सशरीर 24 घंटा के अंदर उसको न्यायालय में नहीं पेश किया, तो ये जो न्यायालय के जज रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, वो तुरंत कहेंगे कि तुम जाओ उसको बुला के लाओ, कौन है, तुरंत नोटिस में भेजेंगे कि आप इस व्यक्ति को काहे नहीं इतना घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में लाएं, जिसको कारण बताओ भी बोलते हैं, कारण बताओ, ऐसे आपका इंग्लिश में उसको क्या तो बोलते हैं, सो कॉज, मतलब कारण बताओ, क्या कारण है आपका जो इसे आप न्यायालय में नहीं पेश कर पाए। आप बताइएगा ना भाई कि कारण है जो आप 24 घंटा से ज़्यादा इसको न्यायालय में रख लिए। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, कौन पूछेगा? तो इसका जज पूछेगा कि इसका जो रिलेटिव है वो केस कर दिया है कि हाँ ये मेरा बंदा को गिरफ्तार करके ले गया, बंदी बना कर ले गया है, लेकिन इसको पेश ही नहीं किया न्यायालय में 24 घंटा के अंदर, आप हमको न्याय दीजिए। तो फिर पूछेगा उससे कि शो कॉल पूछेगा कि आपका कारण बताओ, कारण क्या है, किस कारण के कारण आप इसको यहाँ नहीं ला पाए, कहाँ नहीं, तो न्यायालय में नहीं, तो बताएगा कि सर देखिए हमारा जो पुलिस स्टेशन में भूकंप आल था इसके कारण नहीं लाए, या भीड़ उड़ में फंस गए थे इसके कारण नहीं लाए, या दंगा फसाद हो गया था इसके कारण नहीं ला पाए। उस किसी तरह से वो क्या देगा? अपना सफाई देगा भाई, सफाई देगा नहीं तो फिर उसको कहेगा कि तुम हमको लिख के दो, जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि तुम कारण बताओ, लिख के दो, अगर तुमको हम सेटिस्फाइड होंगे तभी तुम्हारा बात को मानेंगे, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो तुमको क्या होगा? तुमको जेल होगा। इसीलिए ज़्यादा तेज नहीं बनता है पुलिस वाला, इसीलिए हम लोग क्या है, स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। अगर हमको गिरफ्तार किया भी तो 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करेगा, अगर हम सही रहेंगे तो हमको न्याय मिलेगा, अगर हम गलत रहेंगे तो हमको सजा मिलेगा। तो क्या डर नहीं है? अगर ये नहीं रहता तो हर एक व्यक्ति के अंदर डर रहता कि अरे पुलिस वाला हमको गिरफ्तार कर लेगा, गिरफ्तार करने के बाद बहुत दिनों तक या कितने दिनों भी तक वो की कर सकता है, हमको रख सकता है, मारपीट करेगा। लेकिन यहाँ तो नियम कानून अलगे है, आप गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार करना है कीजिए, अगर कोई गुनाह करता है कीजिए, लेकिन आप उसको न्यायालय में जरूर पेश कीजिए, अगर नहीं पेश कीजिएगा तो हॉबियस कर्पस आप पर लगाएगा। तो पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब बंदी को सशरीर न्यायालय में पेश करना। दूसरा है परमादेश। दूसरा क्या है? परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं, कोई ऐसा अफसर है या कोई ऐसा कर्मचारी है जो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? सही ढंग से नहीं अपना काम कर रहा है, तो
इस कंडीशन में जो न्यायालय होता है उस व्यक्ति पे, उस अफसर पर क्या लगाता है, हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम सॉरी बोलो। अगर कोई ऐसा कार्य करता है, कोई ऐसा पेपर में विज्ञापन छपवा देता है जो कि गलत है, जैसे कि ये आपका बाबा रामदेव जब कोरोना था तो कोरोना में ऐसा विज्ञापन छपवाए थे कि मेरे दवाई से कोरोना ठीक हो जाता है, लेकिन इस कोरोना ठीक नहीं होता है। तो इस कंडीशन में उस पे जो क्या लगा दिया गया था, यही परमादेश लगा दिया था कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप सॉरी बोलिए, जनता से सॉरी बोलिए। तो परमादेश का मतलब क्या होता है, हम आपको आदेश देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर, कोई भी कर्मचारी अपना कार्य बढ़िया से नहीं करता तो उस पर परमादेश लगता है कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप ये कार्य अच्छा से नहीं कर रहे हैं, तो आप ये अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको इतना जुर्माना लगता है, या आप इसके लिए ये सॉरी बोलिए, या और कुछ ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है अपना सजा सुनाता है, ये उस पर कुछ लगाता है। तो परमादेश का मतलब होता है कि हम आपको आदेश देते हैं। जैसे कि यही नहीं कि हम आपको आदेश देते हैं, परमादेश हम आपको आदेश देते हैं कि सशरीर उस व्यक्ति को हमारे कोर्ट में हाजिर किया जाए। तो ये आदेश नहीं दे रहा, पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में नहीं लाया, कोर्ट में नहीं लाता है तो ये की करेगा, परमादेश जारी करेगा। तो हम आपको आदेश देते हैं कि जो व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उसको 24 घंटा के अंदर हमारे सामने लाइए, नहीं तो आपको पे कानूनी कार्रवाई होगी, फिर आप नहीं तो कारण बताइएगा। तो इस तरह से परमादेश का मतलब होता है हम आपको आदेश देते हैं। देखिए तीसरा है अधिकार परीक्षा, को वारंटो। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, सबसे इंटरेस्टिंग ये है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा हम लोग बात बात पर बोलते हैं तुमको की अधिकार है, तुम हम मेरा बीच में काहे बोला, तुमको कौन अधिकार है कि तुम मेरा बीच में बोलता है। ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, घर उनमें लड़ाई वड़ाई होता है तो सब लोग बोलता है कि तुमको क्या अधिकार है, तुम किस अधिकार से हमको ऐसे बोल दिया। तो हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं इस वर्ड का। लेकिन देखिए यही बात पूछता है, जैसे हम लोग अपना भाई बहन से पूछते हैं तुमको कौन अधिकार से तुम मेरा कितवा छू दिया, तुम कौन अधिकार से मेरा कॉपिया छू दिया। ऐसे करके हम लोग लड़ाई करते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं, पूछते हैं। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट पूछता है, वही बात सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि किस आधार से, किस अधिकार से। आप इसका मतलब नहीं समझे होंगे, अब हम बताते हैं आपको। किस अधिकार से कहने का मतलब हुआ कि देखिए जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऊंचा पोस्ट पर है, कोई भी व्यक्ति ऊंचा पोस्ट पर है तो वो अपना ही कार्य करेगा। ये नहीं कि कोई डीएम है, कोई इंस्पेक्टर है, बात के मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर है और वो डीएम का कार्य करने लगेगा। कोई इंस्पेक्टर है और की करे लगेगा, डीएम के कार्य करे लगेगा। तो पूछेगा ना भाई, कोर्ट पूछेगा तुम किस अधिकार से ये डीएम का कार्य कर रहा है, तुम्हारे पास अधिकार है। जैसे कि कोई चपरासी है, उसको आप कह दीजिएगा कि तुम हिस्ट्री पढ़ाओ, हैं तो उसका अधिकार है, उसका ये अधिकार है कि तुम हिस्ट्री पढ़ा सकता है। तुम चपरासी, तुम्हारा काम की है चपरासीगिरी करना, ना कि टीचिंग करना, ना कि तुम पढ़ाएगा। तो अब किस अधिकार से, यही क्वेश्चन पूछता है। जिस पर अधिकार परीक्षा लग जाता है तो जब जाता है ना कोर्ट में तो उससे सरकार पूछता है, यही सवाल पूछता है कि आप किस अधिकार से, किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे थे। जैसे कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का काम क्या है, ऑपरेशन करना, बढ़िया से मरीज का देख रेख करना। अब ऑपरेशन वाला डॉक्टर कह दे, ऑपरेशन वाला डॉक्टर है और वो सुई देने वाला डॉक्टर के कह दे कि तुम जाके उसका ऑपरेशन कर दो, तो अनुच्छेद 21 उसको देता है ना भाई, अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। तब तू कहेगा कि ये सुइया देने वाला हमको ऑपरेशन करेगा तो निकाले के किडनी निकाल देगा, फेफड़ा, ऐसा होगा। तो इस पर क्या लगेगा, अधिकार परीक्षा। तब आपसे वो कोर्ट पूछेगा कि तुम किस अधिकार से, सुइया देने वाला डॉक्टर तुम किस अधिकार से गया था उसका ऑपरेशन करे। तो कहेगा सर हम अपन मर्जी से नहीं गए थे, वो जो मेरा हेड सर थे ना वही बोले थे। तो फिर दोनों को फिर रिमांड पर लेगा एकदम ये जज। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना लिमिट, जो आपका कार्य करने का लिमिट है आप वही कार्य कीजिए। जैसे हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग टीचर हैं, तो हम लोग आपको पढ़ा सकते हैं। अब हम लोग को क्या कहेगा कि तुम जाकर सुइया दवाई दे दो, तो हम लोग सुइया दवाई दे सकते हैं, और दे देंगे तो किसी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो हम पर उंगली उठेगा नहीं कि आप किस आधार पे गए उसको सुइया दवाई देने के लिए, किस अधिकार, कौन आपको अधिकार देता है कि अपना कार्य को छोड़ के अपना से ऊंचा कार्य को करने के लिए।
आप अपना ही कार्य कीजिए, दूसरा कार्य नहीं कीजिए, ये कहता है हमारा प्रतिषेध। तो अगर कोई कहीं किसी भी जगह अधिकार परीक्षा हो रहा है, मतलब कि आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि सुइया देवे वाला डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर दे रहा है और इसके कारण आपका मरीज का जान या आपका जान चला जाता है, तो क्या होगा, उस पर अधिकार परीक्षा लग सकती, को वारंटो लगता है। बहुत जगह देखते होंगे कि जो चपरासी रहता है उसको कहता है कि तुम जाओ एक आध दो क्लास ले लो, बस हम स्टूडेंट को कहते हैं तुम वहीं पूछिए क्या ये आपका अधिकार है, आप जो चपरासी का काम छोड़ के हमारा क्लास ले रहे हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। तो अधिकार परीक्षा यही है, अगर कोई इसका हनन करता है, अधिकार परीक्षा का हनन करता है, तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए प्रतिषेध मतलब क्या है, ये तीनों जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्रमादेश और अधिकार परीक्षा मतलब कोवेरेंटो, ये जो तीनों है वो किसी व्यक्ति पे लागू होता है या किसी अफसर पे लागू होता है या हम कह सकते कोई कर्मचारी पे लागू होता है नहीं। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, जो प्रतिषेध है और उत्प्रेरण है, ये उत्प्रेरण और प्रतिषेध ये दोनों किस पे, तो व्यक्ति पे लागू नहीं होता बल्कि कोर्ट पे लागू होता है। अब देखिए कोर्ट पे कैसे लागू होता है, पहने वाला कोर्ट नहीं, वो कोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वाला कोर्ट ध्यान रखिएगा। तो ये की है प्रतिषेध, देखिए इसका मतलब है रोक दो। अब रोक दो का मतलब की है, जैसे कि कोई ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट, कोई ऐसा फैसला हाई कोर्ट सुनाता है, कोई ऐसा फैसला हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुनाता है जो क्या है, उसका लेवल का बाहर है, उसके लेवल से बाहर है, तो वो हाई कोर्ट क्या कहेगा कि आप पर हम क्या लगाते हैं, प्रतिषेध लगाते हैं, मतलब आप इस फैसले को रोक दीजिए, ये फैसला पे आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो रोक देने का मतलब है कि अपने निचले न्यायालय को क्या कर देना, फैसले सुनाने से रोक देना, क्या कर देना, रोक लगा देना अपने से निचले न्यायालय को। जैसे कि हाई कोर्ट है ने, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कह सकता है कि आप पर रोक लगाया जाता है कि आप ये फैसला का सुनवाई नहीं कर सकते हैं, ये फैसला का सुनवाई आपको करने का अधिकार नहीं है, ये जो फैसला है ये बड़े लेवल का फैसला है, इसीलिए इसे हाई कोर्ट सुनाएगा। तो हाई कोर्ट जो था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोक लगा देता है। अब हाई कोर्ट पे रोक कौन लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट पर कौन लगाएगा रोक, सुप्रीम कोर्ट। अगर कुछ ऐसा मामला है जो हाई कोर्ट में चल रहा है और वो हाई कोर्ट से भी ज़्यादा ऊपर का मामला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगा कि मैं आप पर रोक लगाता हूँ, ये जो फैसला है आपका बस के बाहर है, नहीं कहता ये तुम काम नहीं करो, तुम्हारा काम, ये जो तुम काम कर रहे हो तुम्हारा बस के बाहरी काम तुमसे हो जाएगा, कुछ ये है काम इसमें बताया गया है कि जो भी ऊंचे न्यायालय है वो अपने से निचले न्यायालय को क्या करेगा, रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट पे कोई रोक लगा सकता है नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा वो एकदम मान्य है। अगर एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी को सजा दे देता है तो हाई कोर्ट में अगर वो जाएगा तो उस सजा को माफ कर दे सकता है, अगर सबूत बढ़िया से दिखाया तो माफ भी कर सकता है। लेकिन अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट आपको सुना दिया सजा तो आपको कहीं कोई माफ नहीं करे वाला है, ये बात याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में बहुत पावर है, एकदम सबके ऊपर कोई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र कहा गया, एकदम स्वतंत्र नागरिक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। इसीलिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या होता है, सबसे उच्च न्यायालय होता है, सबसे उच्च न्यायालय। अगर वो एक बार फैसला सुना दे तो फिर उस फैसले पर कोई भी क्या ना तो बात कर सकता है ना भी कोई उसका फैसला को कम कर सकता है। सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल छोड़कर अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला सुनाता है तो फिर पावर चल जाता है राष्ट्रपति चाहेगा तो फैसला को रोकेगा या ख़त्म करेगा, चाहे उसका सज़ा माफ़ कराएगा, या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट के आप बात पर नहीं रहिएगा। एकदम डायरेक्ट अगर आपको सुप्रीम कोर्ट सुना दिया आदेश, सुप्रीम कोर्ट आपको सजा सुना दिया तब पर भी आप सेटिस्फाइड नहीं, अगर आप सजा कम कराने चाहते हैं तो सबसे पहले आप चल जाइए राष्ट्रपति, तब में राष्ट्रपति के पास, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो हमने क्या समझा, ये प्रतिषेध मतलब रोक लगा देना। छोटे न्यायालय अपने से जो छोटे न्यायालय पे उससे
ऊपर का न्यायालय रोक लगा देता है। जो उच्च न्यायालय होते हैं अपने छोटे न्यायालय पे क्या लगा देता है, रोक लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट पे रोक लगाएगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे रोक लगाएगा कि ये फैसला आपके बस के बाहर नहीं, आप हमारे पास दे दीजिए। तो ये क्या करता है, प्रतिषेध में रोक लगाना। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण कहने का अर्थ है कि उत्प्रेषण पलट देना, इसका मतलब है उत्प्रेषण कहने का मतलब है पलट देना। अब कहेगा पलट देने मतलब का अर्थ क्या हुआ, तो देखिए कोई हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाता है, उम्र कैद की सजा सुनाता है। कौन सुनाता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनाता है। तो इस कंडीशन में वो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बात से सेटिस्फाइड नहीं होता और कहाँ चला जाता है, हाई कोर्ट चला जाता है। तो हाई कोर्ट जब जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, अगर उसका सबूत देखता है, गवाह देखता है और कुछ हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं ये व्यक्ति पूरा उम्र कैद की सजा के लायक नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उस सजा को खत्म करके उसे बाइज्जत बरी भी कर सकता है या 2-4 साल उस सजा को माफ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। तो इस प्रकार उत्प्रेरण में इसको क्या करता है, पलट देता है। मतलब अगर कोई भी सजा आपको सुनाया गया है, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एकदम अच्छा से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो आपका सजा को क्या कर सकता है, बाइज्जत बरी भी कर सकता है, आपका सजा को माफ भी कर सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो उत्प्रेषण में क्या है, जो आपका सजा है उसको पलट देता है। आपका सजा को क्या कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट माफ कर सकता है, नहीं तो बाइज्जत बरी कर देता है। तो हमने 5 रीट के बारे में जाना। देखिए बाबू, अनुच्छेद 32 जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो हमारा मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार का कोई हनन करता तो हम लोग कहाँ जाते। इसके तहत तो तुरंत दंगन आदमी पहुंच जाता है, अगर नहीं रहता तो कहाँ जाता। तो ये मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार है, यह बात ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसीलिए इसको आत्मा कहा गया है, क्योंकि देखिए 12 से 35 तक है ये जो हम लोग का क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसमें से भारतीय संविधान में 12 से 35 ही हम लोग के लिए बात किया गया है। बाकी सब में तो आप देखिएगा ना, नेता के बारे में, अपना राष्ट्र के बारे में, यही सब के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन EU के बारे में बताया गया है। लेकिन जो हमारा अनुच्छेद 12 से 35 था वो हम लोग समझें, और आज हमारा जो मौलिक अधिकार है पूरा समाप्त होता है। हमने बताया मौलिक अधिकार क्या है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार जीवन जीने के लिए जो अधिकार हमारे लिए बहुत जरूरी है उसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी अधिकार, इसके बिना हमारा जिंदगी नरक हो जाता है, जेल हो जाता है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं, उसमें से 7वां जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा संस्थान का अधिकार, आपका संवैधानिक उपचार, इस प्रकार का 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से अनुच्छेद 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, मतलब संविधान की रीढ़ की हड्डी कही गई है, और अनुच्छेद 32 को कहा गया है संविधान का आत्मा। इस प्रकार हमारा जो मौलिक अधिकार है वो पूरा समाप्त होता है। अगला वीडियो में हम DPSP मतलब नीति निर्देशक तत्व पे चर्चा करेंगे। जय हिंद। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से कोई भी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि हाँ मैम, जो हमारा टॉपिक ये है, हम इस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, तो हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाकर आप लोगों को देंगे। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि देखिए बाबू, पढ़ना सभी को ज़रूरी होता है। ये मत कहिए कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, ये मत कहिए कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है। जिसके पास कमी ही होता है ना पढ़ने लिखने, उसका जिस स्टूडेंट के पास हर कुछ का कमी होता है वही स्टूडेंट एक दिन जाकर इतिहास लिखता है। जिसके पास हर कुछ का कमी, उसके पास पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, अच्छा किताब कॉपी नहीं है, वो मांग कर पढ़ रहा, उसी को एजुकेशन का वैल्यू पता होता है। इसीलिए आप लोग परिस्थिति से मत हारिए। जिसके पास कुछ नहीं भी रहता है वो भी बहुत बड़ा आदमी बनता है, और वैसे ही लोग सफल होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। जिसके ज़िंदगी में स्ट्रगल है वो हमेशा सक्सेसफुल इंसान में गिना जाता है। इसीलिए स्ट्रगल करने से मत डरिए। आपके पास जितना है उतने में ही आप इतना मेहनत कीजिए कि आपका क्या किस्मत और
परिवार का जो अर्थव्यवस्था है दोनों बदल जाए। आप अपने लिए मत पढ़िए, लेकिन माँ बाप के लिए जरूर पढ़िए, क्योंकि हर एक माँ बाप सपना देखता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर इस मुकाम पे पहुंचे। खास करके लड़कियों के लिए, जो भी लड़की है जिसे माता पिता उसे पढ़ा रहे हैं, तो कृपया अपना माता पिता का जो मान सम्मान है उसे बचा कर रखिए और अपने माता पिता के लिए पढ़िए कि हमें लड़की होकर हम बेटी हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे समाज में मानसिकता होता है कि हम बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वैसे माँ बाप जो अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, और उसे माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो जय हिंद। अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।